तो जीसू बताता है तुम एक फोटो को जलाती हो। ये सुनकर ओरिन शॉक हो जाती है। ये कहता है कि ये तुम्हारी अकेली का सीक्रेट नहीं, मैं भी ये सब कुछ कर चुका हूँ। और मेरा शक इसलिए यकीन में बदल गया कि तुम जब से पास में आ रही हो तुम्हारा बिहेव काफी स्ट्रेंज और वियर्ड होता जा रहा है। ओरिन कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें सेव करने के लिए आती हूँ। तो जीसू इसे रोक देता है, आइंदा तुम कभी यहाँ मत आना। मैं जानता हूँ कि मुझे मारा गया था, न कि मैंने सुसाइड की। ओरिन इसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जीसू को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि प्लीज यहाँ पर आना बंद कर दो। मैं मारा जाऊँ या चाहे मुझे कोई मार दे, मुझे बस अकेला छोड़ दो। और इनकी बातों के चलते हुए ही ओरिन वापस प्रेजेंट में आ जाती है। इसे जीसू की बातें काफी हर्ट करती हैं। इसे लगता था कि जीसू भी इसे पाने के लिए ये सब कर सकता है, लेकिन ओरिन हार नहीं मानती। ये सूजन से मिलती है और उसे भी सब कुछ हकीकत में बताती है कि मैं पास में ट्रेवल कर सकती हूँ। मैं वहाँ पर गई थी, वहाँ पर ये सब कुछ हुआ। मैं हर बार जीसू को बचाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मैं कुछ न कुछ खो देती हूँ। सूजन इसकी बातों का यकीन नहीं करती तो ओरिन इससे नाराज होकर रेस्ट रूम में आ जाती है। यहाँ आकर ये एक और फोटो को बंद करती है और फिर से पास में आ जाती है। ये पास में आते ही सीधा स्टूडियो में आती है और जीसू के लॉकअप को चेक करने लग जाती है। एक्चुअली यहाँ पर क्लू ढूंढ रही थी कि शायद इसे क्लू मिल जाए और इसे ये पता चल जाए कि जीसू को मारना कौन चाहता है। इसे यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। ये जैसे ही पलट कर जाने लगती है तो इसे जमीन पर दो फोटो पड़ी हुई मिलती हैं। ये जोकर इन्हें उठाती है कि तभी पास में पड़ी हुई अलमारी इसके ऊपर गिरने लगती है और तभी जीसू आकर इसे सेव कर लेता है। इसे बचाने के बाद जीसू डांटने लग जाता है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि दोबारा पास में मत आना। और कहती है कि तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। तो जीसू कहता है कि ये सब होकर रहेगा। तुम्हें क्या लगता है कि ये अलमारी खुद से गिरने लगी थी। तो ओरिन कहते हैं कि ये तो एक कोइंसिडेंस है। जीसू इसे समझाता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, तुम्हारे बार बार पास में आने की कीमत है। तुम जैसे जैसे पास में ट्रेवल करती जाओगी तुम्हारे हर्ट होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में तुम्हें फिजिकली इंजरी मिलेगी, फिर तुम्हारा कोई ना कोई रिलेशनशिप और फिर आखिर में तुम्हारा कुछ ऐसा गुम हो जाएगा जिस पर तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगी। और उनकी इसकी बातें सुनकर सब कुछ समझ आने लगता है कि पहले से नी पर फिजिकली चोट लगी, फिर उसके बाद इसकी सूजिन के साथ लड़ाई हुई और इसका रिलेशन खराब हो गया और थर्ड में हाईमिन की मौत हो गई। जीसू इसे कहता है कि अगर तुम यूं ही पास में ट्रेवल करती रही तो हो सकता है कि तुम्हारी खुद की जान को भी खतरा हो। इनकी बातें बाहर खड़ा चायुन भी सुन रहा था। अब ओरिन इसे कहती है कि तुम चाहे जितना भी मुझे मना कर लो, मैं मना नहीं होने वाली। इसके बाद ये दोनों मिलकर नीचे गिरा हुआ सामान उठाकर वापस रखने लगते हैं। तभी इन्हें अलमारी के नीचे से एक कट लगा हुआ मिलता है। इसे देखने के बाद दोनों को रियलाइज होता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये किसी ने जानबूझकर काटा था। इसके बाद ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और इस रूम के बाहर की पूरी लॉबी को रिकॉर्ड करने के लिए अपने हैंडी का रिकॉर्डिंग पर लगाकर छुपा देते हैं ताकि ये किसी को नजर ना आए। अब ये सब होने के बाद ओरिन वापस प्रेजेंट में आ जाती है। प्रेजेंट में आने के बाद ये दोबारा से उस कैमरे को ढूंढती है। जब इसे वो हैंडीकैम कैमरा मिलता है तो इसकी रिकॉर्डिंग को अपने लैपटॉप में चेक करती है तो इसे पता चलता है कि इनके कैमरा लगाने के बाद स्टूडियो में सिन्हू आया था। इसे जैसे ही ये पता चलता है ये काफी शॉक हो जाती है। नेक्स्ट डे ये अपनी जॉब पर वापस आती है तो चाय उनसे रिक्वेस्ट करके सिन्हू का डेटा निकलवाती है तो इसे पता चलता है कि सिन्हू भी पिछले 2 सालों से एनिमल रेस्क्यू टीम में काम कर रहा है। ये जल्दी से उसके सेक्टर का पता निकालती है। जब ये उस सेक्टर में पहुंचती है तो वहाँ इसे सिन्हू दिखाई देता है। ये इसे देखकर काफी शॉक हो जाती है। सिन्हू एक्चुअली यहाँ पर मेडिसिन सप्लाई करने का काम करता था और इसके पास आती है और इसे अपने सेक्टर का पता बताकर पूछती है कि क्या तुम वहाँ जाने वाले हो। तो ये कहता है कि हाँ वो मेरे रास्ते में ही पड़ेगा। ये इसे कहती है कि प्लीज मुझे जाते हुए वहाँ पर छोड़ देना। अब ये इसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और इसे काफी देर तक नोट करती रहती है कि शायद इसे कोई अनयूजुअल बिहेवियर इसका में देखने को मिल जाए। यह इनकी कुछ बातें होती हैं लेकिन इन बातों के दरमियान इनका कुछ भी एक दूसरे को एक्सपोज नहीं होता। अब इससे मिलने के बाद ये सीधा चायून से मिलने के लिए आती है। ये आते ही इसे बता दी है कि मैं तुम्हें जो भी बताऊंगी इस पर यकीन करना होगा। चायून कहता है कि ऐसा क्या है जो तुम ऐसे बता रही हो। इस पर ये इसे बताती है कि जीसू ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसका मर्डर सिन्हू ने किया था। चायून ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता। इस पर ओरुन इसे सारी स्टोरी समझाती है कि इसके साथ क्या होता आया है और अब ये जाकर क्या कर रही है। ये सब कुछ सुनने के बाद चायून का डाउट यकीन में आ गया था और फिर ये इसे बताता है कि एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने स्कूल में तुम दोनों की ये बातें सुनी थी जिसमें तुम एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे थे कि तुम बार बार पास को ट्रैवल मत करो। अब बोरिन जब देखती है कि चायून को भी सभी बातें नॉर्मली पता है और इसे कहते हैं कि अब उस मर्डर को पकड़ने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इस पर चायून भी हाँ कर देता है। इसके बाद चायून उसे रिपोर्ट का एक और हिस्सा दिखाता है जिसमें ये चीज साफ साफ बताई गई थी कि एनिमल एनेस्थीसिया जिसका नाम फोलिनर है वो जीसू की ड्रिंक में मिला था और ये बात पहले से ही जानती थी। इस पर चायून इसे अपना पॉइंट समझाता है। सिन्हू भी अभी एनिमल रेस्क्यू में काम कर रहा है लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है कि सिन्हू फोलिन के अबाउट पहले भी जानता था। अब ये दोनों अपने डाउट को क्लियर करने के लिए सीधा सिन्हू के सेक्टर में आते हैं।
इन्हें सिन्वो की गाड़ी मिलती है और इन जल्दी से इसकी गाड़ी को चेक करने लग जाती है और यहाँ पर जितने भी मेडिसिन के बॉक्स थे ये इनकी पिक्स भी बना लेती है। चेकिंग करते करते इसे एक इन्वेलप मिलता है जिसमें से उसी केमिकल की बोतल्स भी मिलती हैं। अब कुछ ही देर में इन्हें सिन्वो के भी आने की आवाज सुनाई देती है। चायुन फौरन से छुप जाता है और ओरिन इस गाड़ी में ही छुप जाती है। अब अपनी गाड़ी की ये हालत देखकर सिन्वो को डाउट हो गया था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ये जैसे ही बैक मिरर को देखता है तो इसे ओरिन का सर नजर आ जाता है, इसलिए ये चुपचाप अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालता है और जैसे ही ओरिन को मारने लगता है तो चायुन इसका हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद इसे पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिन्वो पुलिस स्टेशन बैठा हुआ था और उसका बिहेव काफी अबनॉर्मल हो रहा था। ये अपने डिटेक्टिव को बताता है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया, ना ही मैं ऐसा करना चाहता था। डिटेक्टिव इसे चार्ज करता है कि तुमने 10 साल पहले जीसू को मारा था। जीसू के मरने की खबर सुनते ही ये काफी खुश हो जाता है और कहता है कि वो बास्टर्ड यही डिजर्व करता था। इसका अब नॉर्मल बिहेव देखकर डिटेक्टिव अपने सीनियर को बुलाता है। सीनियर आकर सिन्वो से पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो सिन्वो से बताता है कि एक्चुअली मैं मर्डरर हूँ ही नहीं, मैं तो एक आई विटनेस हूँ। इसके बाद ये सारी स्टोरी बताता है कि मुझे जीसू से नफरत जरूर थी लेकिन मैंने कभी उसे मारने का नहीं सोचा। एक दोपहर स्कूल के चलते हुए मैंने विंडो से कुछ आवाजें सुनी, तब मैं वहीं रुककर देखने लग गया तो वहाँ जीसू की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और इसकी डेड बॉडी के पास एक लड़की थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हाइमिन थी। इसी ने जीसू की रिस्ट काटी थी। यह हाइमिन अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है कि तभी इसे कॉल आती है। एक्चुअली ये कॉल इसे पुलिस स्टेशन से आई थी और ये लोग इन्वेस्टिगेशन को लेकर इसे यहाँ पर बुला रहे थे। इस पर हाइमिन इनसे पूछती है मेरे भाई के डेथ का विटनेस कौन है, तो ये इसे नाम बता देते हैं। फिर इसे याद आता है कि इसने सोजिन और ओरिन की कुछ बातें सुनी थी जिसपे वो किसी फोटो के जरिए पास्ट में ट्रैवल करने की बात कर रहे थे। इसके बाद ये सीधा वॉशरूम में आती है और यहाँ के डस्टबिन को चेक करती है तो इसे यहाँ पे ओरिन की चलाई हुई एक फोटो मिलती है। ये सब देखने के बाद इसे याद आता है कि कुछ दिन पहले चायुन और ओरिन भी यहाँ पे यही बातें कर रहे थे और तभी जाते हुए ओरिन का यहाँ पर वॉलेट गिर गया था। अब हाइमिन को सारी स्टोरी तो समझ आ ही चुकी थी। ये जल्दी से थीफ का बेस लेती है और उनके घर पर आकर इसके ड्रॉर से इसकी फोटोज निकालती है। ये जल्दी से घर से बाहर आती है और एक कॉर्नर पर बैठ के इस फोटो को जलाती है। इसे जलाने के बाद ये पास्ट में पहुंच जाती है। पास्ट में यहाँ खुद को देखकर इसे यकीन ही नहीं होता और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।